हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस पिरजागंज। तो आज आप सभी को ये पार्ट 5 वीडियो है। कौन सा वीडियो मिलने वाला है? पार्ट 5 यानी कि 5वां वीडियो मिलने वाला है। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 19 का। इसका नाम क्या था? उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कर्षण। तो हम लोगों ने उसके बेसिक के बारे में जान लिए, मानव उत्सर्जन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें किडनी के बारे में पढ़ चुके हैं, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मूत्र निर्माण कैसे होता है, यूरिन फॉर्मेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक को कहते हैं मूत्र निर्माण। हिंदी में क्या कहते हैं? मूत्र निर्माण। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? यूरिन फॉर्मेशन। जी हाँ, तो इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में बोल दीजिए तो इसको बोलते हैं पेशाब। मूत्र को क्या बोलते हैं? पेशाब बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि पेशाब कैसे बनता है, मानव शरीर के अंदर पेशाब कैसे बनता है। यही टॉपिक है आज। मूत्र निर्माण कैसे होता है या पेशाब कैसे बनता है। तो अगर आपको ये जानने की इच्छा है कि हमारे शरीर के अंदर पेशाब कैसे बनता है तो आज का ये हमारा वीडियो 15 मिनट देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पेशाब कैसे बनता है मानव शरीर के अंदर, ठीक है ना। तो उसके पहले हमने क्या किया है, उसकी कुछ क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई यानी कि किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। तो किडनी क्या होता है ये भी बता चुके हैं, नेफ्रॉन क्या होता है ये भी बता चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखें वो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद का ये वीडियो देखें, ठीक है ना। ओके, तो आज आप लोगों से पूछते हैं कुछ सवाल, जैसे कि पिछले क्लास में बता चुके हैं। जैसे ये डायग्राम किसका है? नेफ्रॉन का है। किसका डायग्राम है? नेफ्रॉन का। और इसको क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। इसको क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। नेफ्रॉन में कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक होता है गुच्छ वाला भाग और एक होता है नली वाला भाग। सब तो बता चुके हैं, जी हाँ। गुच्छ वाले भाग में 2 धमनिका आता है। गुच्छ वाला भाग में कितना धमनिका आता है? 2 धमनिका। एक बड़ा वाला धमनिका होता है, उसे क्या बोलते हैं? बोलिए बोलिए हमारे साथ। जो बड़ा वाला धमनिका होता है उसे क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनिका। और जो छोटा वाला धमनिका होता है उसे क्या बोलते हैं? अपवाही धमनिका। इतना क्लियर है? जी हाँ। उसके बाद पढ़े थे ये क्या होता है? बोमेन संपुट। और ये क्या होता है? ये जो वृक्क नलिका का पहला नली वाला भाग होता है इसको बोलते हैं पीसीटी। इसको क्या बोलते हैं? पीसीटी। ये सब तो बता चुके हैं पहले ही, इसको पीसीटी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो काला वाला दिख रहा है आपको, ये जो काला वाला ऐसे यू आकार का दिख रहा है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले, यानी कि हेनले का लूप। हिंदी में क्या बोले? हेनले का लूप, ठीक है ना। और ये वाला है अवरोही वाला भाग और ये वाला है आरोही वाला भाग। उसके बाद ये क्या मिलता है हमारा? डीसीटी। ये क्या मिलता है हमारा? डीसीटी। और उसके बाद ये जो नली होता है इसको संवाहक नली बोलते हैं। कौन सा नली बोलते हैं? संवाहक नली। तो इसके बारे में पहले भी डिटेल से बता चुके हैं। ओके, तो इतना आपको याद होना चाहिए। ओके, आगे क्या देखेंगे कि मूत्र निर्माण का प्रोसेस देखेंगे। क्या देखेंगे? मूत्र निर्माण का प्रोसेस। तो मानव शरीर के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरा होती है। कितने चरणों में पूरा होती है? 3 चरणों में पूरा होती है। और ये पूरा डिटेल से बताएंगे। देखिए होता क्या है, जब कोई मनुष्य या मान लीजिए हम या मान लीजिए आप या कोई भी, ठीक है ना, क्या किया? पानी पिया। पानी पीते हैं ना, जी हाँ। तो जब पानी पीते हैं तो वो कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है। कहाँ जाता है? पेट में। और वो कहाँ अवशोषित हो जाता है? बड़ी आंत में अवशोषित हो जाता है। कहाँ अवशोषित हो जाता है? बड़ी आंत में। वो अवशोषित होकर के रक्त में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? रक्त में मिल जाता है। ओके, अब वो रक्त क्या होता है? वो रक्त पहुँचता है किडनी के पास। कहाँ पहुँचता है? किडनी के पास। वो किडनी करता क्या है? उस रक्त को छानता है। रक्त को क्या करता है? छानता है। छानने का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर आपके पानी में कुछ गिर जाए, कुछ कचरा गिर जाए, या दूध में कुछ कचरा रहे, मतलब कुछ अच्छा सा ना दिख रहे, तो उस चाय को छानते हैं कि नहीं? जब चाय घर में बनाते हैं तो चाय का पत्ती उसमें डला होता है, इलायची डला होता है, अदरक डला होता है, जो भी डला होता है, तो उसको क्या करते हैं? छान लेते हैं। क्या करते हैं? चाय छाननी से क्या करते हैं? छानते हैं। क्यों छानते हैं? क्योंकि उसमें मिक्स है, अचला कचड़ा चीज़ सारा कुछ मिक्स है। तो जो हमारे किडनी के पास जो भी रक्त आया वो रक्त आता है अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त आता है? अशुद्ध रक्त। उस अशुद्ध रक्त में
उस अशुद्ध रक्त में यूरिया की भी मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? यूरिया की मात्रा। इसीलिए वो किडनी क्या करता है, वैसे रक्त को छानता है। वैसे रक्त को क्या करता है? छानता है। रक्त में जो भी अच्छा चीज़ है उससे छान लेगा, जो भी खराब चीज़ है उसको पानी या पेशाब के सहारे उसको बाहर निकाल देगा, शरीर से बाहर निकाल देगा। तो यही पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो जो भी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो कितने स्टेप में पूरा होगा? 3 स्टेप में। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। पहला को बोलते हैं गुच्छीय निस्यंदन। पहला को क्या बोलते हैं? गुच्छीय निस्यंदन। इंग्लिश में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इंग्लिश में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है। देखिए इसका पहला लेटर जी है और इसका पहला लेटर क्या है? यफ है। यानी कि क्या हो गया? जी एफ। क्या हो गया? जी एफ। आपको लग रहा होगा जी एफ का फुल फॉर्म। जी हाँ, जी एफ का फुल फॉर्म। जी एफ का फुल फॉर्म बायोलॉजी में क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जी एफ का फुल फॉर्म ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आपको तो अजीब लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि आज तक आपको पता है कि जी एफ का फुल फॉर्म तो गर्लफ्रेंड होता है यार। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ये सब नहीं होता, ये सब बकवास है, ठीक है ना। तो हमसे सीखिए कुछ। जी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आज के बाद याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। दूसरा स्टेप है पुनः अवशोषण। दूसरा स्टेप क्या है? पुनः अवशोषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा स्टेप है श्रवण। तीसरा स्टेप कौन है? श्रवण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिक्रेशन। तो जब ये तीनों के प्रक्रिया को पढ़ लेंगे तो मूत्र निर्माण हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे शरीर के अंदर मूत्र कैसे बनता है। तो अब पहला प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, पहला स्टेप शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या है? जीएफ। पहला स्टेप क्या है? जीएफ। जीएफ को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? गर्लफ्रेंड नहीं बोलना है, क्या बोलना है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलना है। क्या बोलना है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, तो पहला पढ़ेंगे गुच्छीय निस्यंदन। इसमें होता क्या है? निस्यंदन का मतलब छानना। निस्यंदन का मतलब छानना। और गुच्छीय कहने का मतलब गुच्छ। गुच्छीय कहने का मतलब क्या? गुच्छ। तो ब्रिक नेफ्रॉन में दो भाग होता है ना, गुच्छ वाला भाग और एक नली वाला भाग। तो एक गुच्छ हो रहा है, तो गुच्छ से समझ में आ रहा है ना, गुच्छ वाला कुछ भाग है, ठीक है। और निस्यंदन का मतलब होता है छानना। निस्यंदन का मतलब छानना। तो देखिए यहाँ पे क्या है? कोशिका गुच्छ से रक्त के निस्यंदन को। किससे? कोशिका गुच्छ से रक्त के निस्यंदन को। कोशिका गुच्छ से रक्त के निस्यंदन को क्या कहते हैं? गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। समझ में आया? कोशिका गुच्छ से, ये जो भी कोशिका गुच्छ आपको दिखाई दे रहा है, इस कोशिका गुच्छ से रक्त के निस्यंदन को, रक्त के छानने की क्रिया को क्या कहते हैं? गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? गुच्छीय निस्यंदन। तो पहला स्टेप क्या है? गुच्छीय निस्यंदन। गुच्छीय निस्यंदन में होता क्या है? कोशिका गुच्छ से रक्त को छानते हैं। किसको छानते हैं? रक्त को छानते हैं, जी बिल्कुल। इसमें होता क्या है? कोशिका गुच्छ में 3 परत होता है। यहाँ पर जो भी आपको कोशिका गुच्छ दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कोशिका गुच्छ। और इसमें कितना परत दिख रहा होगा आपको? 3 परत। एक लाल वाला परत, एक हरा वाला परत और एक ब्लैक वाला परत। दिख रहा है ना साफ से? बिल्कुल दिख रहा होगा। उसी को 3 भागों में लिख दिए, नाम लिख दिए कि कोशिका गुच्छ के कितने परत होते हैं? 3 परत होते हैं। पहला परत को बोलते हैं रक्त कोशिका की आंतरिक उपकला, दूसरे को बोलते हैं आधार झिल्ली और तीसरे को बोलते हैं बोमेन संपुट की उपकला। बोमेन संपुट की उपकला। तो तीनों सतह को समझिए। पहले क्या समझिए? तीनों सतह को। इन सभी को बोलते हैं कोशिका गुच्छ। इन सभी को क्या बोलते हैं? कोशिका गुच्छ। अच्छा, इसमें जो भी धमनिका आया है, तो धमनिका क्या है? रक्त बहने वाली नली है, तो उसको रक्त कोशिका बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वही तो है, रक्त कोशिका की आंतरिक उपकला उत्तक। जो भी हमारा रक्त नली है वो रक्त कोशिका का ही तो बना होगा, उपकला उत्तक का ही तो बना होगा, जी बिल्कुल। तो सबसे पहला भाग क्या है? रक्त कोशिका का आंतरिक उपकला, अंदर वाला। दूसरा है आधार झिल्ली। दूसरा क्या है? आधार झिल्ली। और उसके बाद तीसरा ये क्या है? बोमेन संपुट है। तो बोमेन संपुट का उपकला हो जाएगा। किसका उपकला हो जाएगा? बोमेन संपुट का उपकला हो जाएगा, ओके। और बोमेन संपुट उपकला और रक्त कोशिका के बीच, दोनों के बीच पाया जाता है आधार झिल्ली। क्या पाया जाता है? आधार झिल्ली। और ये तीनों मिलकर के बनाता है कोशिका गुच्छ। ये तीनों मिलकर के क्या बनाता है? कोशिका गुच्छ बनाता है। क्योंकि कोशिका गुच्छ में 3 परत आता है, ये तीनों मिलकर के क्या बनाता है? कोशिका गुच्छ बनाता है। ये तीनों परत से
अलग अलग चीज़ छनाएगा। अलग अलग चीज़ छनाएगा इसका कहने का मतलब, मान लीजिए कोई बालू चालने वाला छन्नी है, मतलब बालू चालने वाला क्या है, छानने वाला है, ठीक है ना। और एक चलनी होता है ना, चलनी होता है ना, कोई आटा चालने वाला होता है, कोई दाल चालने वाला होता है, चीनी चालने वाला होता है। तो मतलब उसका आकार के आधार पर अलग अलग प्रकार के चलनी देखने को मिलते हैं। तो उसी प्रकार से चाय का छन्नी है, उसको छानना है तो उसमें पतला पतला महीन महीन छेद होगा, जाली होगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। ओके, तो तीनों में क्या होगा, कुछ ना कुछ छनाएगा, तीनों परत से कुछ ना कुछ छनाएगा। तो जो भी रक्त किडनी के पास आया, ये नेफ्रॉन में होगा क्या, इस धमनिका से जब भी रक्त आएगा तो यहाँ पर इसका दाब बढ़ जाएगा। यहाँ पर रक्त आएगा तो यहाँ पर इसका दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब रक्त का दाब बढ़ेगा तो सबसे पहला परत है रक्त कोशिका की आंतरिक परत। इस आंतरिक परत से क्या होगा, रक्त कोशिका छना जाएगा। क्या छना जाएगा, रक्त कोशिका। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी रक्त आ रहा है उससे क्या होगा, रक्त कोशिका छना जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। क्या, बिल्कुल ऐसा ही तो होता है। जब चाय पत्ती को छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर रह जाता है और चाय नीचे चला जाता है। उसी प्रकार से जब रक्त के कोशिका को छान लेंगे तो रक्त कोशिका ऊपर रहेगा, बाकी जो भी मटेरियल है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो याद कीजिए, इसके पहले चैप्टर में पढ़ाए थे रक्त के बारे में, पता है ना। तो रक्त में बहुत सारा चीज़ होता है, रक्त कोशिका होता है, रक्त प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, आयन होता है, ये सारा चीज़ होता है। तो अभी पहला स्टेप में क्या छाने हैं, रक्त कोशिका। पहला परत से क्या छनाया है, रक्त कोशिका। बाकी जो बचा वो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्या, बिल्कुल नीचे जा रहा है। उसके नीचे भेंट होता है कौन, आधार झिल्ली। कौन सा छन्नी से भेंट होता है, आधार झिल्ली से। ये आधार झिल्ली रक्त प्लाज्मा को छानता है। किसको छानता है, रक्त प्लाज्मा को, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी रक्त कोशिका से छना करके आ रहा था उसमें रक्त प्लाज्मा होगा, रक्त प्रोटीन होगा, बहुत सारा आयन होगा, लेकिन ये क्या करेगा, रक्त प्लाज्मा को छान लेगा और बाकी सारी चीज़ों को नीचे जाने देगा। क्लियर है। उसके नीचे भेंट होगा बोमेन संपुट की उपकला। कौन भेंट होगा, बोमेन संपुट की उपकला। इससे क्या होगा, अब प्लाज्मा प्रोटीन छना जाएगा। क्या छना जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन। और बाकी का जो आयन है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। कहाँ चला जाएगा, नीचे, ठीक है। तो यही होगा। देखिए यहाँ पर 3 परत है, एक है रक्त कोशिका वाला परत, एक है आधार झिल्ली वाला परत, और दूसरा है बोमेन संपुट वाला परत। ओके, तो ये क्या होगा, रक्त कोशिका रक्त वाला से क्या छना जाएगा, रक्त कोशिका छना जाएगा, ये ऊपर ही रह जाएगा, बाकी जो बचा नीचे आ जाएगा। फिर आधार झिल्ली है, ये क्या करेगा, रक्त प्लाज्मा को अपने ऊपर ही रख लेगा, बाकी सारी चीज़ों को नीचे जाने देगा। फिर है ये बोमेन संपुट की उपला, ये क्या करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन को पकड़ लेगा, छान लेगा, बाकी सारी चीज़ों को नीचे जाने देगा। अब जो बचा हुआ चीज़ है उसको बोलते हैं निस्यंदन। उसको क्या बोलते हैं, निस्यंदन। तो सोचिए यहाँ पर से छानने की क्रिया हो रही है और छना रहा है, तो छना कर यहीं तो आएगा। कहाँ आएगा, पीसीटी में। कहाँ आएगा, पीसीटी में। पीसीटी को क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ संवलित नलिका। याद है ना, बिल्कुल। तो छना करके कहाँ आ जाता है, पीसीटी में आ जाता है। तो ये जो भी छना करके आता है इसको बोल देते हैं निस्यंदन। क्या बोल देते हैं, निस्यंदन। इसको क्या बोल देते हैं, निस्यंदन। और ये हमारा पहला स्टेप पूरा होता है। पहला स्टेप क्या होता है, पूरा। पहला स्टेप था क्या, गुच्छीय निस्यंदन, वो क्या हो गया, पूरा। अब क्या पढ़ेंगे, दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप को क्या बोलते हैं, पुनः अवशोषण। दूसरा स्टेप को क्या बोलते हैं, पुनः अवशोषण। तो पुनः अवशोषण में क्या होगा, देखिए पहले नाम से समझिए। पुनः का मतलब फिर से, और अवशोषण का मतलब अवशोषित करना। अवशोषण का मतलब अवशोषित करना। तो जो भी निस्यंदन यहाँ पर छन करके आया है, जो भी छन करके पीसीटी में आया है उसको क्या बोल रहे हैं, निस्यंदन बोल रहे हैं। क्या, बिल्कुल निस्यंदन बोल रहे हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब पहला स्टेप पूरा हुआ और निस्यंदन आया, तो ये निस्यंदन है, मान लीजिए 100%। कितना है ये, 100% है। तो ये जो अगला स्टेप है पुनः अवशोषण, ये करता क्या है, इसमें होता क्या है,
इस 100% निस्यंदन में से 99% निस्यंदन परिनालिका कोशिका जाल में पुनः अवशोषित हो जाता है। ये कौन सा कोशिका जाल है? परिनालिका कोशिका जाल। ये कौन सा कोशिका जाल है? परिनालिका कोशिका जाल। तो जो भी निस्यंदन छन करके आया है, गुच्छीय निस्यंदन के दौरान जो भी निस्यंदन बना और जो छन करके आया वो 100% निस्यंदन है क्या? बिल्कुल 100% है। इसमें 100% में होगा क्या? जो भी 99% निस्यंदन है वो फिर से अवशोषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से अवशोषित हो जाएगा। किस नली में होगा? परिनालिका कोशिका जाल में होगा। किस में होगा? परिनालिका कोशिका जाल में। ना क्लियर है? जब 99% इसमें पुनः अवशोषित हो गया तो अब कितना बचा हुआ है? 1%। अब कितना बचा हुआ है? 1%। वो 1% क्या बनता है? मूत्र। ये 1% से क्या बनता है? मूत्र बनता है। ये 1% किस में बदल जाता है? मूत्र में बदल जाता है। और यही फिर पानी के सहारे क्या होता है? हमारे शरीर के बाहर चला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब तीसरा स्टेप है श्रवण। तीसरा स्टेप क्या है? श्रवण। तो इसको लिखिए, उसके बाद इसके बारे में भी लिखना है, नहीं तो मिटा देंगे। तीसरा स्टेप क्या है? श्रवण। तीसरा स्टेप क्या है? श्रवण। तो अब इसके बारे में जानने वाले हैं कि श्रवण क्या होता है। श्रवण में क्या होता है? सिक्रीशन, मतलब कहीं पर से कुछ चीज़ का निकलना, कहीं पर से कुछ चीज़ का निकलना, उसको क्या बोलते हैं? श्रवण। जैसे अगर हम अभी मिरचाई खा लें और जीभ को निकाले सिसवाएंगे ना, मिरचाई खाएंगे तो तीता लगेगा, सिसवाएंगे तो क्या होता है? तो जीभ से लार निकलता है। जीभ से क्या निकलता है? लार। तो वो लार ग्रंथि से स्रावित हो रहा है। लार ग्रंथि से क्या हो रहा है? स्रावित हो रहा है। तो कहीं से कोई चीज़ निकलता है तो उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं श्रवण। क्या बोलते हैं? श्रवण, यानी कि सिक्रेशन। तो वही चीज़ इसमें भी होने वाले है। तो श्रवण कहने का मतलब क्या है? ये क्या होता है? उपापचयी क्रिया के दौरान ज़्यादा मात्रा में अगर जो आयन बन गया हो या ज़्यादा मात्रा में पानी हमारे शरीर के अंदर जमा हो तो वो क्या होगा? कहीं पर से शरीर में क्या होगा? कहीं पर से कहीं पर क्या होगा? स्रावित होगा। और स्रावित होकर के किस में मिला दिया जाएगा? उसको निस्यंदन में मिला दिया जाएगा। किस में मिला दिया जाएगा? निस्यंदन में। कैसे मिला दिया जाएगा? देखिए, नेफ्रॉन के अलग अलग भाग हैं। पहला भाग क्या है? पीसीटी। पहला भाग क्या है? पीसीटी। तो यहाँ पर जो भी भाग है इसको क्या बोलते हैं? पीसीटी बोलते हैं। तो इस वाले जगह में, पीसीटी वाले जगह में 4 चीज़ का श्रवण होता है। कितने चीज़ का श्रवण होता है? 4 चीज़ का श्रवण होता है। एक होता है हाइड्रोजन आयन, एक होता है NH4+ आयन, एक होता है क्रिएटिनिन और एक होता है यूरिया। तो ये पीसीटी में 4 चीज़ों का श्रवण होता है। पीसीटी में कितने चीज़ों का श्रवण होता है? 4 चीज़ों का। एक है हाइड्रोजन आयन, एक है NH4 आयन, NH4+ आयन, एक है क्रिएटिनिन और एक है यूरिया। उसके बाद पीसीटी के बाद क्या आता है? देखिए, तो ये लूप ऑफ हेनले है। ये क्या है? हेनले का लूप है। तो अगला भाग जो नेफ्रॉन का है, हेनले का लूप है। इस वाले भाग में क्या होता है? यूरिया का श्रवण होता है। किसका श्रवण होता है? यूरिया का श्रवण होता है। और ये जो हेनले का लूप वाला भाग है इसमें पुनः अवशोषण नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। ज़्यादातर पुनः अवशोषण कहाँ से होता है? पीसीटी से होता है। कहाँ से होता है? पीसीटी से होता है। क्लियर है ना? ठीक है। अब ये क्या होगा? लूप ऑफ हेनले के बाद कौन सा नली आएगा? डीसीटी आएगा और कलेक्टिंग डक्ट आएगा। डीसीटी आएगा और कलेक्टिंग डक्ट आएगा। तो ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट संवाहक नली लिख दिए। तो इस दोनों नली में क्या होगा? क्या स्रावित होगा? 2 चीज़। एक होता है हाइड्रोजन आयन और एक होता है पोटेशियम आयन। कौन कौन आयन? हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन। के को कहते हैं पोटेशियम आयन। ठीक है ना? तो इस प्रकार से क्या होगा? अलग अलग जगह पर, नेफ्रॉन के अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों का श्रवण होता है। जैसे पीसीटी में पूछेगा तो 4 चीज़ का श्रवण, हाइड्रोजन आयन का श्रवण, NH4 आयन का श्रवण, क्रिएटिनिन का श्रवण और यूरिया का श्रवण। ये कहाँ होगा? चारों पीसीटी में होगा। फिर आएगा, बोलेगा हेनले के लूप में क्या स्रावित होता है? तो बोलना है कम मात्रा में यूरिया। फिर बोलेगा डीसीटी तथा कलेक्टिंग डक्ट में क्या स्रावित होता है? तो वहाँ पर क्या लिखना है? हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन। तो इन सभी चीज़ों का नेफ्रॉन के अलग अलग भागों में क्या होता है? श्रवण होता है। और उस श्रवण को क्या किया जाता है? निस्यंदन में मिक्स कर दिया जाता है। किस में मिक्स कर दिया जाता है? निस्यंदन में। और ये जो निस्यंदन होकर के आ रहा है, ये इसमें से 99% कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है?
फिर से कहाँ जा रहा है, परिनालिका कोशिका जाल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, परिनालिका कोशिका जाल में जा रहा है। उसके बाद जो भी 1% बच गया उसी को क्या बोल देते हैं, मूत्र। तो मानव शरीर के अंदर इस प्रकार से मूत्र यानी कि पेशाब का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर पूरी तरह से समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्या करते हैं, वर्बली रिवीजन कर देते हैं, तीनों प्रोसेस को एक साथ समझा देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्या था, मूत्र निर्माण में 3 स्टेप था, गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्रवण। तो गुच्छीय निस्यंदन में क्या करते हैं, तो गुच्छ कोशिका से कुछ चीज़ को छानते हैं। निस्यंदन मतलब छानना होता है। तो गुच्छ कोशिका में 3 सतह था, 3 स्तर था, एक रक्त कोशिका वाला, एक आधार झिल्ली वाला और एक बोमिन संपुट वाला। तो 3 स्तर है, ये तीनों स्तर मिलाकर के गुच्छ कोशिका बनाता है। तीनों स्तर से कुछ ना कुछ छानने की क्रिया होती है। जैसे पहला जो रक्त कोशिका का जो उपकला है वो क्या करेगा, रक्त कोशिका को छान लेगा, बाकी सारी चीज़ों को नीचे जाने देगा। फिर जो बीच में आधार झिल्ली है वो आधार झिल्ली क्या करेगा, आधार झिल्ली रक्त प्लाज्मा को छान लेगा, बाकी सारी चीज़ों को नीचे जाने देगा। फिर नीचे में कौन मिलेगा, बोमेन संपुट का उपकला मिलेगा। वो क्या करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन को छान लेगा, बाकी सारी चीज़ों को नीचे जाने देगा। अब जो भी नीचे चीज़ आकर के छना करके आता है उसी को बोल देते हैं निस्यंदन। और ये निस्यंदन होता है मान लीजिए 100%। कितना होता है, 100%। तो इस 100% में से अब आगे क्या होगा, पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप छना गया, गुच्छीय निस्यंदन इसी को कहते हैं। दूसरा स्टेप है पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण मतलब फिर से अवशोषित करना। तो जो भी निस्यंदन हुआ है उसमें से 100% में से 99% परिनालिका कोशिका जाल में फिर से अवशोषित हो जाता है और बचे हुए 1% किसका निर्माण करता है, मूत्र का निर्माण करता है। फिर तीसरा स्टेप क्या था, स्रवण था, जो कि अलग अलग जगहों में नेफ्रॉन के अलग अलग भागों में अलग अलग चीज़ों का स्रवण होता है। जैसे पीसीटी में हाइड्रोजन आयन इस सब का स्रवण होता है, इत्यादि का स्रवण होता है। तो इस प्रकार से क्या देखें कि जो भी निस्यंदन बनता है, निस्यंदन में से ज़्यादातर निस्यंदन क्या होता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। और उसमें से मात्र 1% निस्यंदन क्या बनाता है, मूत्र बनाता है, यानी कि पेशाब बनाता है। फिर ये पेशाब क्या होगा, ये कलेक्टिंग डक्ट के सहारे आगे किसकी, मूत्र वाहिनी के सहारे कहाँ जाएगा, मूत्राशय में जाएगा। और फिर मूत्राशय से मूत्र मार्ग में जाएगा और मूत्र मार्ग के सहारे हमारे शरीर के बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार से यूरिया का भी निष्कासन हो जाएगा, उसी को तो मूत्र बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी पानी का भी हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में आयन रहेगा वो भी बहा जाएगा, यूरिया भी बहा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में मूत्र बनता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।